हिंदी साहित्य में सुनिए ज़किया ज़ुबैरी की कहानी मारिया। भारतीय प्रवासी लेखकों में ब्रिटेन की लेखिका ज़किया ज़ुबैरी का प्रभावशाली व्यक्तित्व विश्व की बहुत सी महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। राजनीति और लेखन दो विरोधाभासों को साथ लेकर वे चलती हैं। हिंदी और उर्दू में समान अधिकार रखने वाली ज़किया जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। वे यूके में एशियाई लेखकों को मंच प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। प्रस्तुत है उनकी कहानी मारिया। मेरी ज़ुबानी, मैं हूँ सीमा सिंह। सभी एक दूसरे से आंखें चुरा रहे थे। अजब सा माहौल था। हर इंसान पत्र पत्रिकाओं को इतना ऊंचा उठाए पढ़ रहा था कि एक दूसरे का चेहरा तक दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ कपड़ों से अंदाज़ा होता था कि कौन एशियन है और कौन ब्रिटिश, वरना चेहरे तो सभी के ढके हुए थे। और जो मुजरिम थे वो शांत और बेफिक्र बैठे थे, जैसे उन्होंने कोई जुर्म किया ही ना हो। मुजरिम पैदा करने वाली तो बस माएँ थीं। कुछ सिरफिरे तो यहाँ तक कह देते थे कि भगवान का भी तो ये जुर्म ही है जिसने सृष्टि की रचना की। क्या मिला उसे, क्या हासिल हुआ? हर पल हर लम्हा अपने विरोधी बंदों के हाथों जलील ही तो होता रहता है। हर घड़ी उसे चुनौती दी जाती है, ललकारा जाता है। कितने लोग सच्चे दिल और बिना किसी स्वार्थ के उसे याद करते हैं। सिर्फ शिकायतें, फरियादें और मुसीबत ही में उसे याद किया जाता है। बिल्कुल उसी तरह मारिया की माँ मार्था भी अपनी बेटी के समय से पहले माँ बनने की घड़ी से शर्मिंदा शर्मिंदा भारी भारी कदमों से क्लिनिक से बाहर निकल रही थी। जाते जाते अपनी ही तरह की 2-3 माँओं से उसकी मुठभेड़ हो गई। सब ने नज़रें झुका लीं। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सभी कब्रिस्तान में मुर्दे दफन करने जा रहे हों। सबके चेहरे उदास उदास, बेरौनक, मुरझाए मुरझाए से लग रहे थे, जैसे सब कुछ लुट गया हो, कुछ न बचा हो। मार्था भी जिधर को कदम उठे चल दी। कुछ अंदाज़ा ही नहीं था कि किधर जा रही है। पतली सी एक पगडंडी थी जिसके दोनों ओर शाह बलूत के पेड़ अपने हरे हरे पत्तों से मुक्ति पा चुके थे। काली काली शाखें लिए नंग धड़ंग, लजाए लजाए, शर्मिंदा शर्मिंदा से खड़े थे। पीले और आग के रंग में रंगे हुए पत्ते मार्था के कदमों के नीचे दब दब कर ऐसे कराह रहे थे जैसे किसी बच्चे का गला घोंटा जा रहा हो, जो हाथ बढ़ा बढ़ा कर सहायता मांग रहा हो, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कर रहा हो कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मेरा क्या कसूर है? मैंने क्या अपराध किया है? मुझे किस बात की सज़ा दी जा रही है? मार्था घबरा कर तेज़ तेज़ और लंबे लंबे कदम उठाने लगी, किंतु आवाज़ भी वैसी ही तेज होती चली गई। मार्था का गला रुंध गया। कदम रुक गए और वो पास ही पड़ी एक बेंच पर बैठ गई। आंखें डबडबा आईं और फिर सब कुछ धुंधला धुंधला नज़र आने लगा। आंखों से मोटे मोटे और गरम गरम आंसू गालों पर बहने लगे, जैसे उसके आंसुओं में सारा संसार डूब गया हो, गर्क हो गया हो। आंखें बंद थीं पर सब कुछ देख रही थीं। दरख्तों की ओट से क्लिनिक की इमारत दिखाई दे रही थी, किंतु मार्था बार बार इस भवन से आंखें चुरा रही थी कि कहीं कोई ये न समझ जाए कि मारिया को उसने वहाँ छोड़ा हुआ है। फिर हर व्यक्ति के दिमाग में हजारों प्रश्न उठेंगे, होंठों तक आएंगे और उनका इजहार किया जाएगा। मार्था किस किस को जवाब देगी? कितने झूठ बोलेगी? एक झूठ से दसियों सवाल और पैदा होते हैं। अगर एक बार हिम्मत करके सच बोल दिया जाए तो सिर्फ एक ही जवाब तमाम सवालों का जवाब हो जाता है, किंतु सच बोला कैसे जाए? बेहद कड़वा सच, चुभने वाला सच कैसे होंठों तक लाया जाए, कैसे अदा किया जाए? बेचारी मार्था इसी उधेड़बुन में बैठी रोती रही, सिसकती रही। पतझड़ की मार खाए पत्तों को कुचलते हुए राहगीर आते रहे जाते रहे। मार्था बैठी पत्तों की चीख पुकार सुनती रही। घड़ी देखी, अभी बहुत समय बाकी था। क्या करे, किधर जाए? प्रकृति का तमाशा भी खूब है। सृजन में समय लगता है, जबकि विनाश कुछ ही पलों में हो जाता है। दम घुटा जा रहा था। खुले आसमान के नीचे भी सांस लेना दूभर हो रहा था। मार्था का जी घबराने लगा और बेइख्तियार जी चाहने लगा कि दौड़कर किसी अंधेरे कमरे में जाकर किसी की बाहों में मुंह छुपाकर अपने सारे दुख उसकी सफ़ेद टी शर्ट की आस्तीन में खुश्क कर दे।
वो अपना दायां हाथ मार्था के बालों में फेरता रहे, पेशानी पर प्यार करता रहे और कहता रहे, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मार्था की अनिश्चित गहरी सांसें और आहें सुन सुनकर सीने से लगा ले और हल्की हल्की डांट के अंदाज में अपनी नर्म और कानों में शहद घोलती आवाज़ में कहे, तुम तो पागल हो। किस कदर इंतज़ार रहता था उसके मुँह से पागल शब्द सुनने का। जब वो पागल कहता तो मार्था भी कहती, तुम दीवाने हो, और वो जोर से गले लगा लेता और प्यार करता। मार्था सांस रोके उसकी आगोश में बच्चों की तरह लेटी रहती। सुरक्षा का एहसास किस कदर यकीन पैदा करता है, प्यार में कितनी परिपक्वता पैदा हो जाती है, चाहत किन हदों को छूने लगती है, ये केवल दो सच्ची मोहब्बत और एक दूसरे से खुलूस बरतने वाले और एक दूसरे पर यकीन रखने वाले ही समझ सकते हैं। कभी मार्था का सिर उसके कंधों पर होता और कभी उसका सिर मार्था के पहलू में। ऐसा महसूस होता जैसे उसका अपना बच्चा गोदी में छुपा हुआ हो। भाई हो, बाप हो, पति हो या प्रेमी, नारी तो एक माँ होती है। वो समय असमय ममता न्यौछावर करने को मजबूर होती है। बिल्कुल इसी तरह कभी कभी सारी रात उसका घने और चमकदार बालों वाला खूबसूरत सिर अपने पहलू में छुपाए पड़ी रहती, बालों में उंगलियां फेरती, पेशानी चूमती और ठोड़ी और गर्दन को महसूस करती। कभी कभी वो सोते में आवाज़ देता। मार्था जवाब में प्यार करके अपने अस्तित्व का एहसास दिलवाकर बिल्कुल बच्चों की तरह उसके सिर को और जोर से भींचकर सुला देती। वो फिर एक मासूम बच्चे की तरह इत्मीनान कर लेता कि मार्था गई नहीं है और फिर गहरी नींद सो जाता। अचानक अलार्म की घंटी से दोनों जाग जाते और एक दूसरे से लिपट जाते कि ये जुदाई की घड़ी कैसे बर्दाश्त करेंगे। थोड़ी देर में कार रवाना हो रही होती और वो खिड़की में से झांक कर हाथ हिला रहा होता, एक कैदी की तरह। चाहते हुए भी वो उसको विदा नहीं कर पाता था। अंधेरे में मार्था को जाते देखता तो घबरा जाता और मिन्नत करता कि थोड़ी और रोशनी हो जाने दो, फिर चली जाना। वो जिस रोशनी की बात करता वो तो केवल उसके व्यक्तित्व से थी। जहाँ वो होता रोशनी ही रोशनी होती, उससे दूरी ही अंधेरा पैदा करती, चाहे सूरज कितनी भी तेज रोशनी क्यों ना फैला रहा हो। यदि वो नहीं तो कुछ नहीं, और गाड़ी सड़क पर फिसलती चली जाती। मार्था शीशा उतार कर हाथ हिलाती, हाथों से इशारा करके चुंबनों की बौछार करती। जब तक वो नज़रों से ओझल ना हो जाती वो हाथ हिलाता रहता और दूसरे ही लम्हे टेलीफोन की घंटी बजती। सोई सोई सी आवाज़ कानों में रस घोल रही होती। अब कहाँ तक पहुँच गई, कैसी हो, ठीक हो, डर तो नहीं रही? मार्था अपनी आवाज़ में विश्वास पैदा करते हुए कहती, नहीं, डर किस बात का, तुम जो साथ हो। जब तक घर ना पहुंच जाती वो फ़ोन पर हिम्मत बढ़ाता रहता, गाना सुनाता रहता और बार बार मालूम करता कि अब वो कहाँ तक पहुंच गई। मार्था बताती कि वो घर के अंदर जा रही है। वो फ़ौरन उदास हो जाता और कहता, तुम बहुत याद आ रही हो, और जिद करता कि छोड़कर मत जाया करो, बस अब हमेशा के लिए आ जाओ। मार्था उसे दिलासे देती, बहलाती, प्यार से चुमकारती और घर में दाखिल होकर तुरंत सो जाने की हिदायत देती। रुंधी रुंधी आवाज़ में शुभरात्रि कहती और फ़ोन बंद कर देती। जब भी दोनों मिलते एक एक लम्हा जी भर कर प्यार करते। मार्था तो उस पर वारी वारी जाती और जब बिछड़ते तो जी भर कर उदास हो जाते। एक अनिश्चित एहसास कि मालूम नहीं कि अब कल क्या होगा। इसी तरह दोनों ने बरसों साथ साथ गुजार दिए, और आज जब मार्था अकेली है, बगैर पत्तों के दरख्तों के नीचे तन्हा और उदास बैठी है, ये दरख्त भी मार्था को अपनी ज़िंदगी का प्रतिबिंब दिखाई दे रहे थे, जो ज़िंदगी की बहारें देखने के बाद पतझड़ के हत्थे चढ़ चुके थे, जिनकी खूबसूरती और जवानी पतझड़ की भेंट हो चुकी थी। अब केवल पीले, सुनहरे, भूरे और नारंगी पत्ते ही बाहर गुजर जाने की कहानी कह रहे थे। मार्था बेचैनी से मारिया का इंतज़ार कर रही थी। इंतज़ार की तड़प के साथ साथ रह रहकर उसका ख्याल आ रहा था। उसकी कसक महसूस कर रही थी। उसका अकेलापन खाए जा रहा था। वो कितना मजबूत सहारा होता जब जब वो मुश्किल में होती। कोई भी परेशानी होती तो वो कहता, तुम क्यों परेशान होती हो, मैं जो हूँ। और आज जब मार्था को एक चाहने वाले सहारे की आवश्यकता है तो वो कितनी अकेली है। मारिया,
जो उसकी साथी होती, जिसको माँ हमेशा अपना दोस्त, अपनी साथी और अपना सहारा समझती रही, वो माँ को बताए बगैर सब कुछ कर गुजरी। माँ के भरोसे को किस कदर ठेस पहुँचाई, इस तड़प को केवल वही समझ सकता था। मार्था को फिर वो याद आने लगा और आंसू बंदिशों को तोड़कर बाहर आने के लिए बेताब हो गए। अचानक जो घड़ी पर नज़र पड़ी तो वक्त हो गया था। मार्था तेजी से उठी और तेज तेज कदम बढ़ाती क्लिनिक की तरफ रवाना हो गई। अब ये पत्ते तड़प तड़प कर खामोश हो गए थे। मार्था की चाल में भी ठहराव आ चुका था। आंसू भी काफ़ी हद तक थम गए थे। क्लिनिक की घंटी बजाते ही दरवाज़ा खुल गया और मार्था ने दाखिल होते ही रिसेप्शन पर बैठी एक अनुभवी नर्स से पूछा, मारिया कहाँ है? कैसी है? वो ठीक है ना? क्या उसने स्वयं मारिया को देखा है? मार्था लगातार सवाल करती गई, बोलती गई। उस नर्स को जवाब देने का अवसर तक नहीं दिया। थोड़ा सा अंतराल मिला तो नर्स ने पूछा, मारिया का पूरा नाम क्या है और उम्र क्या है? मारिया का नाम जैसे मार्था के हलक में अटक गया हो, जैसे उसका जी चाह रहा हो कि मारिया का नाम छुपा ले, कहीं यहाँ बैठी सारी औरतों को न मालूम हो जाए कि मारिया ने क्या किया है। और उम्र के बारे में तो सोचते ही जैसे उस पर बेहोशी सी छाने लगी थी। 15 साल की कुंवारी माँ। मार्था एक बार फिर कांप उठी, शर्म से पानी पानी होने लगी। वो नर्स मारिया को लेकर आ चुकी थी। माँ बेटी की नज़रें मिली, दोनों की आंखें नम हो उठीं, दोनों ने नज़रें झुका लीं। मारिया ने माँ के कंधे पर सिर रख दिया। माँ ने उसके हाथ पकड़ लिए। हाथ बिल्कुल ठंडे बर्फ हो रहे थे। माँ अपने हाथों से जल्दी जल्दी उसके हाथ मल मल कर गर्म करने लगी। माँ को महसूस हुआ कि मारिया का रंग संगमरमर की तरह सफ़ेद हो रहा है। होठों का गुलाबी रंग उड़ चुका है। घने सुनहरे बाल उलझे हुए कंधों पर पड़े हुए हैं। मारिया में माँ की सी पवित्रता पैदा हो चुकी थी। माँ उसको पकड़कर धीरे धीरे चलाती हुई कार तक लाई। मार्था स्वयं को इतना कमज़ोर महसूस कर रही थी जैसे कार चलाने की ताकत ही ना हो। उसने हिम्मत करके मारिया से मालूम किया कि ऐसा कौन था जिसके लिए मारिया ये कुर्बानी दे गुजरी। मारिया ने माँ को कोई जवाब नहीं दिया और उसकी गोद में मुंह छुपा लिया। माँ और अधिक उदास हो उठी। उसको फिर उसका ख्याल आ गया। वो भी मार्था की गोद में ऐसे ही मुंह छुपा लेता था। घंटों उसकी गोद में सिर रखकर लेटा रहता और कहता, मेरा जी चाहता है कि वक्त यहीं ठहर जाए। मार्था की गोद में उसे बेहद सुकून मिलता। मार्था भी उसको लिटाए घंटों एक ही स्थान पर बैठी रहती, हिलती भी नहीं थी। मारिया के बालों में उंगलियां फेरते हुए माँ ने दोबारा पूछा, मारिया, ऐसा कौन था जिसकी मोहब्बत में तूने अपने आप को बर्बाद कर लिया? मारिया ने चेहरे को और ज़्यादा अंदर घुसाते हुए घुटी आवाज़ में कहा, माँ, जिसके पास तुम जाती थी। अभी आप सुन रहे थे ज़किया ज़ुबैरी जी की लिखी हुई कहानी मारिया। उम्मीद है कहानी ने आपको भी अवाक कर दिया होगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।